हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6। इसका नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो हमें पता है कि हम 1 to 5 चैप्टर्स में जो पढ़े थे वो थोड़े इजी थे, जैसे कि वो HTML के बारे में थे, देन ई-कॉमर्स एंड एम-कॉमर्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो सब टेक्नोलॉजी थे, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ से 6 चैप्टर्स के जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो जावा के चैप्टर्स है, तो ये थोड़े टफ है, हमें ध्यान से पढ़ना होगा और आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। तो जो हमारा नेम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, उससे ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने से पहले हमारा थोड़ा क्लियर होना चाहिए, प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। तो पहले बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। तो प्रोग्राम क्या होता है? तो जो प्रोग्रामिंग है, तो जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोग्राम। ओके, देन है प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम का आपको क्लियर हो गया। अब प्रोग्राम की डेफिनेशन में जो इंस्ट्रक्शन था, तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? आपको ऐसा होगा कि इंस्ट्रक्शन वो क्या होता है, मतलब कि कौन सा ऐसा कोड है। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे आप वन टाइप ऑफ कोड भी बोल सकते हो, कि ऐसा एक कोड जो होता है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। आप ये बोल सकते हो कि इंस्ट्रक्शन इज ए कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कोडिंग होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब आपको ऐसा एक क्वेश्चन होगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? आपने इसे कहीं पे सुना भी होगा कि वो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो हम बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैन जो हाई लेवल लैंग्वेज है एंड लो लेवल लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली है, मतलब जो प्रोग्रामर है वो उसे अच्छे से समझ सकता है। दैन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन फ्रेंडली है। सेकेंड डिफरेंस ये भी हो सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है उसे आप मेंटेन इजीली कर सकते हो, दैन लो लेवल लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ है, उसको मेंटेन करना टफ है। देन थर्ड डिफरेंस कि हाई लेवल लैंग्वेज है वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, दैन लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है, तो वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल है, लो लेवल लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल, ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस ये भी है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इजीली आप समझ सकते हो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैन लो लेवल लैंग्वेज वो थोड़ा समझने में टफ होता है। दैन नेक्स्ट डिफरेंस कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो अभी वाइडली यूज नहीं हो रही है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका यूज बहुत हो रहा है, इट इज वाइडली यूज। तो ये एक डिफरेंस था हाई लेवल लैंग्वेज का एंड लो लेवल लैंग्वेज का। तो ऑब्वियसली कि जो कोड होगा वो किस में होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो इंस्ट्रक्शन मतलब कि वन टाइप का कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, उसे आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो आई होप गाइस आपको प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग में आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, इट्स कॉल्ड प्रोग्राम। एंड जो कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। एंड हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज में भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। देन हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग तो आपको पता चल गया है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, क्यों इसका यूज़ हो रहा है प्रोग्रामिंग का? तो हमें पता है कि अभी जो सारी एक्टिविटीज़ कैसे बन गई है, ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन बन गई है। कोई भी एक्टिविटीज़ हो, बट ऑनलाइन बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, तो सारी बिजनेस एक्टिविटी भी ऑनलाइन हो रही है। तो डिमांड किसकी बढ़ती है, हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, वेबसाइट बनाने की। अगर कोई ऐप बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग के लिए
ये मतलब प्रोग्रामिंग का यूज़ कहाँ पे होगा, तो ये वेब ऐप बनानी है, अगर आपको मोबाइल ऐप बनानी है, गेम्स बनाना है, कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को मेंटेन करनी है, तो भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन शॉर्ट कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है या फिर कोई गेम्स हो, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें प्रोग्रामिंग कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना क्लियर आपका हो गया प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देन हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है कि प्रोग्रामिंग के कितने टाइप्स है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर ये भी बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग को 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। कौन से 2 टाइप्स है, तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बोल सकते हो, एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो हमारा जो चैप्टर का नेम है वो इसके बेस ऊपर है, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओके, अब हम ये दोनों में डिफरेंस समझेंगे। आपको हमें पता चल गया है कि हमारा चैप्टर मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे आप शॉर्ट में उसकी बोल सकते हैं, उसके बारे में। ओके, तो ये दोनों में अब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ किस पे फोकस करता है, इट इज फोकस ओनली फंक्शन। स्ट्रक्चर या फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ इसके बेस पर है या फिर किस पे फोकस करता है, तो वो सिर्फ फंक्शन पे फोकस करता है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू हो रहा है कि प्रोग्रामिंग के कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है। सेकंड एमसीक्यू कौन से 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। देन सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन थर्ड एमसीक्यू ये भी हो रहा है कि स्ट्रक्चर या फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग किसके बेस पर है, किस पे फोकस करता है, तो देयर इट इज फोकस ऑनली फंक्शन, वो सिर्फ फंक्शन पे फोकस करता है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट दो तरीके को कंसिस्ट करता है, हमको किसको, तो डेटा प्लस फंक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेटा प्लस फंक्शन दोनों को कंसिस्ट करता है, और जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ फंक्शन को फोकस करता है। तो ये भी एमसीक्यू को याद रखने हैं, मोस्ट आईएमपी। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि स्ट्रक्चर और प्रोसीजर या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम कोई भी ऐप बना, आप फॉर एग्जांपल कि आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसकी ऐप बना रहे हो, तो हमें इससे कौन से ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा ऐप के लिए। ओके, तो लाइब्रेरी सिस्टम है तो ऑब्वियसली हमें किसको लेना पड़ेगा, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, देन बुक्स, तो वो सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके, देन अब जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है वो किस पे फोकस करता है, फंक्शन। और फंक्शन मतलब कि वो डेटा को ऑपरेट करता है, जो डेटा को ऑपरेट करता है उसके ऊपर वो फोकस करेगा। तो प्रोसीजर और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो किसके ऊपर फोकस करता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, बुक्स रिटर्न, बुक इश्यू, तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करेगा। देन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो दोनों पे फोकस करता है, मतलब कि स्टूडेंट की जो बुक है, बुक इश्यू, बुक रिटर्न, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, वो सारी चीज़ों, सारे ऑब्जेक्ट पर वो फोकस करता है, मतलब डेटा प्लस फंक्शन दोनों पे फोकस करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। कि आप कोई भी ऐप बनाते हो तो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा प्लस फंक्शन दोनों में फोकस करता है, तो आप ये इसमें इजीली आप मेंटेन कर सकते हो, इजीली क्रिएट कर सकते हो कोई भी ऐप। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज हम क्यों करते हैं, उसके और भी एडवांटेज क्या है? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके और बेनिफिट क्या है? तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कोड होता है वो रीयूजेबल होता है, उसे आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। उसका जो कोड होता है रीयूजेबल होता है, मतलब आप दूसरे पार्ट्स में दूसरे कोड में उसका यूज़ करते हो तो उसके अदर पार्ट्स में कोई भी डैमेज नहीं होता है और आप उसे इजीली आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज है। देन अब आपको ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो कब डेवलप हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1960 में स्टार्ट हुआ। 1960 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हुई। देन सिंस मिड 1980 वो मेन पैराडिग्राम बन गया, मतलब कि सारी प्रोग्रामिंग में वो मेन पैराडिग्राम कब बन गया? तो 1980 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने का स्टार्टिंग कब हुआ? तो 1960 के अंदर। मेन पैराडिग्राम कब बना वो? तो 1980 के अंदर वो मेन पैराडिग्राम बना था। न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये मेन पैराडिग्राम बना। तो ये ईयर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने कई सारे लैंग्वेज के नेम भी सुने होंगे, जैसे कि जावा है, जावास्क्रिप्ट है, कोबोल, पास्कल, ऐसे नाम सुना होगा। तो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल कौन से है? लैंग्वेज की जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, देन है रूबी, ASP.NET, C++, C#। तो ये सारे इसका एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल है, मतलब कि ये सारे लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के ऊपर है। देन प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के एग्जांपल कौन से हैं? पास्कल, फॉरट्रैन, सी, ये प्रोसीजर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के एग्जांपल है। देखा, इस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, उसका ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उस मतलब कि कोई भी हमें पता है कि हर डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जो नए सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर का जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, तब उसे मेंटेन करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिड्यूस करता है। क्या करेगा? कौन से प्रॉब्लम? उसकी साइज़ को डिक्रीज करता है। देन आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी रिड्यूस करता है मेंटेन करने की, यूज़ करने की। तो ये सारे एडवांटेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं। देन उसके एग्जांपल याद रखने का, इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सा लैंग्वेज आती है, तो ये भी उसके नाम भी आपको याद रखना है। देन आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, तो क्या होना चाहिए? उसके जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? उसके रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी का एग्जांपल अभी दिया, तो लाइब्रेरी का आप ऐप बना रहे हो तो उसके रिगार्डिंग उसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट है, बुक है, लाइब्रेरी, ऐसे होने चाहिए। जैसे कि आप कोई दूसरी ऐप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कि रेलवे की बना रहे हो, तो जो उसके जो ऑब्जेक्ट है वो भी उसके रिगार्डिंग होने चाहिए। जैसे कि ट्रेन होने चाहिए, पैसेंजर होना चाहिए, टिकट होना चाहिए। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए। देन हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसमें 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है। कौन सी 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है? तो एब्स्ट्रैक्शन है, देन
इनकैप्सुलेशन है, ये 4 है। कौन सी? एक्सट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है जिसका नेम है एक्सट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ये 4 चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज इट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी इन अ रियल वर्ल्ड, या बोल सकते हो ना कि दुनिया में आपको जो भी चीज़ें आपको दिखती है वो क्या है? वन टाइप के ऑब्जेक्ट ही है ना। कोई ऐसे 2 टाइप्स की चीज़ें हो सकती है, मे बी दो तरीके की चीज़ें हो सकती है ना कि थिंग्स में बी कॉन्क्रीट एंड थिंग्स में बी एब्स्ट्रैक्ट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? तो कॉन्क्रीट के अंदर क्या आएगा कि ऐसी चीज़ें जो आप उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट्स कॉल्ड कॉन्क्रीट। एंड ऐसी चीज़ें होती है कि जिसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो यू कैन टच इट एंड सी, यू कैन सी द डेट टाइम। तो ये क्या हुआ? उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कि आपने कोई डेट देखी थी, टाइम देखा था, तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इसके एग्जांपल में डेट एंड टाइम भी आ सकता है। ओके, यू कैन से दैट कि डेट एंड टाइम वो क्या है? वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट, एंड जो कॉन्क्रीट थिंग्स मतलब यू कैन रिप्रेजेंट इट। फॉर एग्जांपल पर्सन, कार, कप, ये क्या है जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वो कॉन्क्रीट थिंग्स है। अब आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि एक एंटिटी बोल सकते हो कि दुनिया में जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो सारी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की 2 तरीके की हो सकती है, कॉन्क्रीट हो सकती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। कॉन्क्रीट मतलब कि जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जिसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेट एंड टाइम। अब ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उसकी आइडेंटिटी क्या है? आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये भी फैसिलिटी है कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, तो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कौन सी होगी? नेम, बर्थ डेट, जेंडर, ये क्या है? पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कि ये सारी चीज़ों से आप पर्सन को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, लेकिन वो हमारे लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो उसे क्या बोलता है? एट्रीब्यूट बोलता है। इसके अंदर हमें क्या बोला? एट्रीब्यूट बोलता है। एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो या फिर उसे आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। ओके, तो एट्रीब्यूट में आपको समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं हमें, तो इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब हम एट्रीब्यूट का यूज कोई भी एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होगा कि पर्सन जो होगा तो पर्सन के ये एट्रीब्यूट क्या हो गए? सेम हो सकता है। मतलब कि कोई एक पर्सन का नेम, 2 पर्सन के नेम सेम हो सकते हैं। ओके, 2 पर्सन के नेम सेम है तो फिर आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तब हम दूसरे एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं, लाइक बर्थ डेट, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। देन एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब क्या? नेम क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ पूजा, तो ये मेरा नेम है, बट डेट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को क्या बोला जाता है, वैल्यू। हमारी लैंग्वेज में वैल्यू होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उसे स्टेट बोला जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हो रहे हैं, आपको याद रखना है कि एट्रीब्यूट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। देन जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, नेम, इनमें क्या आएगा, नेम आएगा, बर्थडे, और उसकी वैल्यू में हम जो फीमेल मेल का यूज करते हैं वैल्यू का, इट्स कॉल्ड स्टेट। ओके, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और भी चीज़ है, जैसे कि बिहेवियर है, डेटा फील्ड है, मेंबर एंड फीचर्स भी है। वो क्या है, बिहेवियर और मेथड। बिहेवियर एंड मेथड मतलब क्या, कोई भी इंसान है, हमने अभी एग्जांपल लिया पर्सन का, तो पर्सन टेक्स बर्थ, किड्स नेम, चेंज लोकेशन, इट्स कॉल्ड बिहेवियर। ओके, कोई भी पर्सन होगा, वो जन्म लेता है, उसका नाम मिलेगा उसको, देन वो लोकेशन भी चेंज कर सकता है, तो ये क्या है, बिहेवियर है। मतलब जो स्टेट होता है वो चेंज भी होता है, स्टेट आर चेंज ड्यू टू बिहेवियर। जो स्टेट होंगे तो वो बिहेवियर के कारण चेंज हो सकते हैं ना, कि उसका जन्म जो है कैसे चेंज होंगे, कि अगर वो लोकेशन चेंज करता है तो क्या होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा। मतलब कि स्टेट की जो वैल्यू है वो बिहेवियर के कारण चेंज हो सकती है। यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है, याद रखना है आपको कि स्टेट की वैल्यू किसके कारण चेंज होती है, तो बिहेवियर के कारण स्टेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप 3 तरीकों से ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, what it called is ओके, ये 3 तरीकों से आप डिस्क्राइब कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। कैसे, व्हाट इट इज कॉल्ड क्या है, आइडेंटिटी के लिए, देन व्हाट इट इज स्टेट, एंड व्हाट इट डज इट्स बिहेवियर। ओके, ये भी हमसे हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब आप कितने तरीकों से कर सकते हो, 3 तरीकों से। कौन से 3 है, तो ये भी याद रखना है कि व्हाट इट इज कॉल्ड, तो वो क्या है, आइडेंटिटी, व्हाट इट इज इट्स अ स्टेट, व्हाट इट डज इट्स बिहेवियर। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 3 तरीकों से ऐसे आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि उसे क्या बोला जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी के लिए है। व्हाट इट इज मतलब स्टेट, नेम में आप जो यूज करते हो कि पूजा है, तो ये क्या हुआ, स्टेट हुआ। व्हाट इट डज, देन में हुआ आपका बिहेवियर। बिहेवियर को आप मेथड भी बोल सकते हो। देन है डेटा फिल्ड्स। ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे जो एट्रीब्यूट होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, इट्स कॉल्ड डेटा फील्ड। याद रखना कि डेटा फील्ड मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे एट्रीब्यूट जो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हैं, इट्स कॉल्ड डेटा फील्ड्स। ओके, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर के साथ जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं, इट्स कॉल्ड मेंबर्स और फीचर्स। इसे आप मेंबर या फिर फीचर्स भी बोल सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एट्रीब्यूट है और बिहेवियर मेथड है, उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं उसे आप उसके मेंबर या
फीचर्स आपसे बोल सकते हो। तो गाइस आपको ये ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक में ये ऑब्जेक्ट, एंटिटी, स्टेट, बिहेवियर, मेथड, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कौन से तरीके का हो सकता है, स्टेट क्या है, स्टेट किसके कारण चेंज होता है, तो बिहेवियर के कारण स्टेट चेंज होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। क्लास क्या है? तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। अब क्लास के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट, ये आप बोल सकते हो कि क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट। वेरियस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या है? वन टाइप का एक टेम्पलेट है, ये भी बोल सकते हो, या फिर क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हो। तो हम टेम्पलेट मतलब क्या कि क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ हैव सिमिलर फीचर्स, जिसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होते हैं। उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो उसका जो टेम्पलेट है वो क्या है? क्लास है। तो आपको याद रखना है कि क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स। ओके, देन क्लास को आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए। तो एमसीक्यू यहाँ पे होता है ना कि ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट कौन सी है? क्लास है। क्लास है कि इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आंसर क्या आएगा कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से ये भी एमसीक्यू हो रहा है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि पर्सन नाम का क्या है? क्लास है। तो उसके ऑब्जेक्ट सिमिलर हो गए। सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब क्या? नेम। ओके, नेम होगा, बर्थडेट होगा, जेंडर होगी। ओके, तो सारे पर्सन के ये ऑब्जेक्ट या फिर एट्रीब्यूट तो सेम नहीं होते हैं। हर एक का नेम होता है, बर्थडेट होता है, जेंडर होता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी वो अलग हो सकती है। ओके, देन प्रोफेशन, स्टूडेंट। तो मतलब कि कोई भी जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेमी होंगे। पर्सन का नेम होगा, बर्थडेट होगा, जेंडर होगा, प्रोफेशन भी होगा। ओके, लेकिन जो स्टेट होता है वो क्या होता है? उसका वैल्यू होती है वो अलग होती है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कौन सा? क्लास। क्लास का नेम क्या है? कार है। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या आएंगे? उसके एट्रीब्यूट्स कौन क्या आएगा? हर का नेम, मॉडल। तो ये सारे क्या है? क्लास के एट्रीब्यूट हुए, ओके, ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि कार का नेम क्या है? तो है BMW, जो भी है जो मॉडल है उसका नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे भी आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हो कि कार है तो उसका नेम, देन मॉडल, उसका यूज हम करते हैं किस लिए? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैंने आपको पर्सन का एग्जांपल दिया, इस कार का एग्जांपल भी आप इसमें ले सकते हो। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, प्रोग्राम क्या है, देन प्रोग्रामिंग क्या है। ओके गाइस, आप अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज